टारगेट किया जाए। ओके, नाउ कोड ऑफ एथिक्स अभी अभी रिवाइज हुआ, 2019 में रिवाइज हुआ, कुछ प्रोविजंस 2020 से लगना चालू हुए, और आपके कोर्स में एक कंप्लीट कोड ऑफ एथिक्स है। मिशन 2020 और मिशन 2021 में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, वो हैंड रिटन नोट्स की कॉपी आपके पास रहेगी, लेकिन मिशन 2022 में पिछले 2 बार के फीडबैक लेने के बाद बच्चों का ये कहना था कि सर आपने जो बने बनाए दे दिए हैं फ्लो चार्ट्स, वो हमें इफेक्टिवली याद नहीं रहते। कंपनी ऑडिट में तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है उन चार्ट्स के साथ, बैंक ऑडिट भी ठीक लग रहा है चार्ट्स के साथ, इंश्योरेंस ऑडिट भी बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट समथिंग फॉर द न्यू कोड ऑफ एथिक्स, कुछ ऐसा हो जाए कि मॉड्यूल जो हमारा दिया हुआ है वो मॉड्यूल समराइज हो जाए इन फॉर्म ऑफ चार्ट, वो भी पढ़ते पढ़ते। तो आई सेड दैट्स वेरी गुड, वो हम कर सकते हैं और वो हम करेंगे। सो हम यहाँ पर जो चार्ट्स बनाएंगे, वो चार्ट्स जो भी बनेंगे वो यही बनेंगे, है ना। तो रेडीमेड हैंडमेड चार्ट वो तो बने हुए हैं पहले के, आप उनको भूल जाओ। आपको रेफर करना है आप वो रेफर कर सकते हो, बट नए मॉड्यूल के हिसाब से नए चार्ट जो है वो मैं आपको यहीं पर बनवा रहा हूँ। सो आई एम प्रिपेयरिंग दोज चार्ट्स विथ यू हियर ओनली। अब कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, या हम कहें कि एथिक्स क्या है। तो एथिक्स मीन्स ethical behavior. What is ethical behavior? Ethical behavior means standards of conduct. Ethical behavior means standards of conduct. आप कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एथिक्स। एंड हु डिटरमाइंस दीज स्टैंडर्ड्स, कौन डिटरमाइन करता है इन स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ ले लें तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो डिफाइन होते हैं वो धर्म से होते हैं, संस्कारों से होते हैं। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में ये स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट कौन डिटरमाइन करेगा। व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मीन्स नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट, कंपाइलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये डूज और डोंट्स का कंपाइलेशन है कि एक बंदे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एथिक्स। क्यों ऐसा क्या जरूरत है इन डूज एंड डोंट्स की। हर आदमी को स्वतंत्र रहने दो, उसे जो करना है वो करने दो, सर नहीं हो पाएगा। अगर हर आदमी को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, धर्म और संस्कार उसमें से हटा दिए जाएं, तो जानवर और आदमी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। द सेम वे, अगर प्रोफेशनल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, अगर इनको आपने स्टैंडर्ड बिहेवियर प्रोवाइड नहीं किया, इफ यू हैव नॉट, अगर आपने नहीं किया, देन क्या करेंगे। नहीं करोगे अगर आप इनको स्टैंडर्डाइज, सो दे विल बी गोइंग टू behave in such unprofessional manner that it can harm to society.
वो सोसाइटी को हार्म करेगा. दैट इज देयर. So ethical behavior is there, standard of conduct is there. We are talking about compilation of do's and don'ts. And why compilation of do's and don'ts are there? Just because. Why we have compilation of do's and don'ts? Just because हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रोफेशनल बंदा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो लॉयर, प्रोफेशनली बिहेव करे पब्लिक के साथ when he is discharging his duties. On the same line, मेडिकल काउंसिल ने अपने कोड ऑफ एथिक्स जारी कर रखे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कोड ऑफ एथिक्स जारी कर रखे हैं, तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी अपने कोड ऑफ एथिक्स जारी कर रखा है. So what is code of ethics as per Institute of Chartered Accountants of India? So let's have code of ethics. अब मैं कोड ऑफ एथिक्स को दो भागों में बांट रहा हूं. एक इंटरनेशनल कोड और एक इंडियन कोड. One is international code, another one is Indian code. We have international code, we have Indian code. कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इंटरनेशनल कोड अलग है, इंडियन कोड अलग है. इंटरनेशनल कोड के अंदर इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स जो इस्बा है, इस्बा ने अपना कोड ऑफ एथिक्स जारी किया और कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो उनका 2018 में रिवाइज होकर नया आया, उसको हमने कन्वर्ज किया. और हमने जो कन्वर्ज किया तो हमारा कोड ऑफ एथिक्स का हमने बनाया वॉल्यूम 1. तो हमारी कोड ऑफ एथिक्स की 3 बुक्स हैं. वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 3 है. देयर आर 3 बुक्स जो इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने जारी की हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की काउंसिल ने जारी की हैं. देयर आर 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स, दैट इज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3. इंटरनेशनल कोड को कंप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस्बा जो है वो आईफैक का डिपार्टमेंट है. आईफैक मींस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. मतलब दुनिया भर के जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड आईफैक. पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स को गवर्न करने वाला या कहना चाहिए गाइडिंग प्रिंसिपल देने वाला अगर कोई संस्थान है तो दैट इज कॉल्ड आईफैक. आईफैक का ही एक डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है इस्बा. और ये इस्बा ने निकाले कोड ऑफ एथिक्स 2018 रिवाइज करके, जिसको हमें भी अडॉप्ट करना है बिकॉज वी आर ऑल्सो मेंबर कंट्री ऑफ आईफैक. तो हम आईफैक की मेंबर कंट्री हैं, तो मेंबर कंट्री के हिसाब से हमें भी क्या करना होता है, वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना होता है. लेकिन उन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम उन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्टेचुटरी कहना चाहिए कि सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. क्योंकि स्टेचुटरी सिस्टम ही थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम एज इट इज उस कोड ऑफ एथिक्स को नहीं लेकर के आ सकते. नहीं लेकर आ सकते तो हमने उससे क्या किया, थोड़ा सा कार्विन, थोड़े से कार्व आउट डाले और उसको कन्वर्ज कर दिया. जैसे हमने कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस किया था, वैसे ही हमने कन्वर्जेंस विद कोड ऑफ एथिक्स कर दिया और निकाल दिया अपना वॉल्यूम 1, जिसके अंदर हमने डाल दिए इंटरनेशनल कोड.
व्हाट अबाउट इंडियन कोड? इंडियन कोड के अंदर हमने क्या किया? अरे सर, इंडियन कोड मतलब क्या? एक बात बता दूं आपको, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स बनने से पहले भारत में कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जारी कर चुका था, इन फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स डिफाइंड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रेगुलेशंस देयर अंडर। सो हमारा जो वॉल्यूम 2 है वो इंडियन कोड है, और जो इंडियन कोड में लिखा हुआ क्या है, दैट इज कंपाइलेशन ऑफ all do's and don'ts defined under all do's and all don'ts which are defined under Chartered Accountants Act 1949 and regulations। वॉल्यूम 2 जो है वो कंपाइलेशन ऑफ ऑल डूज एंड डोंट्स है, जो डिफाइन किए गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 और उसके रेगुलेशंस में। That is called volume 2. Then we have volume 3। वॉल्यूम 3 में क्या किया गया? इंडियन कोड में कुछ नहीं किया गया है, वहां पर कंपाइलेशन है किसका? कंपाइलेशन ऑफ ऑल सेटल्ड केसेस which are significant to describe application of code and disciplinary actions taken against members। मेंबर्स के अगेंस्ट में आपने जो भी एक्शन लिए हैं वो एक्शंस सारे एक जगह कंपाइल करके रख दिए, जिसे हमने कहा वॉल्यूम 3। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो ओवरव्यू दिया हुआ है वो ओवरव्यू बदकिस्मती से सिर्फ इसका दिया है, इनको तो बेचारों को इंक्लूड ही नहीं किया। भगवान जाने क्या मॉड्यूल बनाया, उसमें वो इंक्लूड ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आपकी कॉपी आपके पास है, आपकी कॉपी आपका मास्टर डॉक्यूमेंट रहेगी, इस बात का खासा ख्याल रख लेना। और ये कॉपी ही आपका मास्टर डॉक्यूमेंट है। मैं थोड़ी सी ओल्ड बिलीफ का टीचर हूं और 25 इयर्स से चूंकि पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने की स्टाइल जो है वो थोड़ी सी आपको ऑटोक्रेटिक लगेगी कि ये आदमी हमारी कम सुनता है और अपनी ज्यादा चलाता है, तो वो तो होगा। And I don't believe in all these digital marketing and shagufas and anything। तो मैं बहुत अपने चुपचाप काम करता रहता हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं अपनी पढ़ाई करता रहता हूँ, और हमारी अपनी AIR लगती रहती है, और हम उस AIR को कभी पब्लिसाइज भी नहीं करते। दिस टाइम वी हैव AIR 2, बट कोई जरूरत नहीं पब्लिसाइज करने की, क्योंकि तो मतलब नहीं, वो खुद बच्चा खुद आएगा ढूंढता हुआ, टीचर को क्यों टेंशन लेना है ना। सो एंड अब आगे बढ़ते, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। इस बार मेरी AIR 1 सिर्फ एक नंबर से चूक गई,
Sakshi Aaron, she was our AIR 1 intermediate also, and but इस बार एक नंबर से उसकी AIR 1 चूक गई, अदरवाइज शी कुड हैव स्कोर्ड AIR 1. बढ़िया मार्क्स है. She got very good marks in audit and in law both, तो कोई दिक्कत ही नहीं. So in auditing she got 74 marks, and in corporate law she got 81 marks. पर मैं ये ढिंडोरा नहीं पीट सकता हूँ यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के, कारण क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं उनको 29 मार्क्स भी हैं, वो भी मेरे ही थे. अगर मेरे पढ़ाने से मार्क्स आ रहे होते तो फिर सबको आने चाहिए थे. Mind it very carefully. I physically I will not going to claim anyone, because ये उनकी मेहनत. आपको आपको भी मेहनत करनी. हो सकता है किसी दिन प्राउडली मैं बोलूं कि आप में से भी कोई ये ईयर 1-2 आया. तो ये वॉल्यूम का ओवरव्यू है. लिख लिया सबने? मैं आगे बढ़ूं? चैट बॉक्स पे आपकी कमेंट चलती रहना चाहिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप पढ़ रहे हो. हेलो, आगे बढ़ूं? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो. सो गए क्या? चैट बॉक्स कंप्लीटली ऑन चाहिए ना. यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में अपन. यहाँ सर आगे बढ़ जाओ. यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो. लाइव बैच है. यू आर नॉट. हाँ यार, ऐसा मत करो. विनोद, विनोद आप कहाँ से हो? फ्रॉम वेयर यू आर? केतन तो आ गया. केतन इज फ्रॉम बीकानेर. नो केतन, केतन इज फ्रॉम बीकानेर. ये चार्टर्ड बाबा कौन है यार? तू अपना नाम लिखना. माता पिता ने इतना अच्छा नाम दिया, तू चार्टर्ड बाबा लिखता है भाई. केतन इज फ्रॉम शिलोंग. यस केतन, दैट्स ग्रेट. केतन इज फ्रॉम शिलोंग. विनोद इज फ्रॉम जोधपुर. ये चार्टर्ड बाबा कौन है भाई? बिजनेस. अच्छा, बिजनेस में कोई बात. चलेगा. हमारा नाम क्या है तो बता दो. तुम कहाँ से हो ये बता दो. बाकी तो सब ठीक है. मैं पहचान जाऊंगा कि अच्छा ये नाम मतलब अपना भाई बहन है जो भी. एंड तो जरा अपने अपने शहरों के नाम लिख दो तो मैं मजा आ जाएगा. इच्छा करण जी महाराष्ट्र से. वाह यार विवेक, क्या बैच है. मेरी नेशनल बैच है यार. देखो शिलोंग है, जोधपुर है, इच्छा करण जी है, और भी लोग अपने अपने शहरों के नाम डाल दें ताकि अपन एक नेशनल बैच में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे. इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी आने वाला था, अभी आया नहीं है. मुरलीधर, यू आर फ्रॉम वेयर बेटा? भीलवाड़ा. अरे भीलवाड़ा तो मतलब, भीलवाड़ा को तो क्या बोलूं. भीलवाड़ा की तो मिट्टी में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है. एनीबडी एल्स इज देयर? और भी. चलिए बढ़िया है. तो राजस्थान भी हो गया, हाँ ईस्ट भी हो गया, वेस्ट भी हो गया. मुंबई वाले भी आने वाले हैं 2-4. चलो बढ़िया है. आज तो पहला दिन है. धीरे धीरे इंडिया में. नॉट ऑडिबल. केतन जस्ट गेट, बाहर जाके वापस अंदर आओ. आई बी ऑडिबल. वो कई बार जूम में प्रॉब्लम होता है. चलिए लेट्स मूव. तो अब हमें इस बार जो मॉड्यूल आया आपका, उसके अंदर वॉल्यूम 1 में उन्होंने वेटेज दिया है. काफी वेटेज वॉल्यूम 1 को दिया है, और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का तो जो वेटेज है वो होना ही. अब मेरे हिसाब से 5 मार्क्स तो आप ले लो वॉल्यूम 1 के, जो उन्होंने फंडामेंटल्स दिए हैं उनके, और 10 मार्क्स आप ले लो जो वॉल्यूम 2 के फंडामेंटल्स दिए हैं उनके. मतलब अगर हम बात करें नए मॉड्यूल की, तो ये नया मॉड्यूल जो नवंबर 2022, मई 23, नवंबर 23, इवन मई 24 तक
मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज आएंगे। कोड ऑफ एथिक्स में कंटिन्यूअस चेंज आएंगे, ये आप मान के चलिए, मेरे पढ़ाने के बाद वापस चेंज आएंगे, तो वो चेंज आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, और मैं क्या पहुंचाऊंगा? अरे, चेंजेस आने तो दो। यूट्यूब पे 50 लोग हैं चेंज अपडेट करने के लिए फ्री में। सो लेट्स मूव अगेन। व्हाट इज, मैं लेके आऊंगा चेंज एंड देन सेंड यू। आए तो सही। आइए, अब आते हैं वॉल्यूम 1 पर। वॉल्यूम 1 मतलब इंटरनेशनल कोड। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंटरनेशनल कोड। तो आइए आईसीएआई की साइट पर चलते हैं और वहां से लेकर के आते हैं कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 1। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोड ऑफ एथिक्स अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी कमेटी इशू कर रही है। आईसीएआई की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने पूरे जो हैं जारी करके रखे हुए हैं, सारे पब्लिकेशंस आप ले सकते हैं। दिस इज वॉल्यूम 1 कोड ऑफ एथिक्स। ये रिवाइज हुआ 2019 में। ये है वॉल्यूम 1। ठीक है बेटा, तो जो मैं वॉल्यूम 1 बोल रहा हूं वो वॉल्यूम 1 ये है। इस वॉल्यूम 1 के अंदर क्या क्या है? ये इस्बा का कोड ऑफ एथिक्स है। दिस इज कोड ऑफ एथिक्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये कोड ऑफ एथिक्स का जो पार्ट आपको दिया है ना मॉड्यूल में, वो ये है, गाइड टू कोड। कितने पार्ट में बचा हुआ बेटा? ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4A, पार्ट 4B। ये ना पार्ट्स कितने? 5। अपने मॉड्यूल में थोड़ी सी टैब मिस्टेक हो गई, तो वहां लगता है कि पार्ट 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर 5 पार्ट्स। पहला पार्ट है कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एथिक्स। ये सारे अकाउंटेंट्स के लिए होता है। दिस इज फॉर all accountants, whether you are in service, whether you are in practice, you need to follow part 1, that is called complying with code, fundamental principle and conceptual framework. पार्ट 2 उन्होंने बनाया प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए। पार्ट 3 उन्होंने बनाया प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए। पार्ट 4 में उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स दिए। पार्ट 4 में इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड दिए। 4A में दिया इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट एंड रिव्यू, और 4B में दिया इंडिपेंडेंस फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। तो कुल जमा ये ओवरव्यू है किसका? कोड ऑफ एथिक्स। कौन सा कोड ऑफ एथिक्स? इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। इट इज नॉट डोमेस्टिक कोड ऑफ एथिक्स, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लीट लेखा जोखा, ये ओवरव्यू है। मॉड्यूल में अपने कुछ टैब वैब इधर उधर हो गए। अच्छा, मॉड्यूल इज योर गाइडलाइन ना, मैं मॉड्यूल के बाहर नहीं लेके जाऊंगा आपको कभी भी, लेकिन मॉड्यूल को सलीके से पढ़ाऊंगा कि कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज पढ़नी है ना, एकदम उसके साथ नहीं चलेंगे जैसा मॉड्यूल का वो है। लेकिन आज मैं आपको लेक्चर खत्म होते समय बताऊंगा कि मॉड्यूल में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज व्हाट वॉल्यूम 1। सो लेट्स हैव ओवरव्यू ऑफ वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 इंटरनेशनल कोड है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोग इतनी देर से मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मैं ये सारा जो बना बनाया दे देता ना चार्ट, तो उसमें उतना आनंद नहीं आता आपको।
जितना आप खुद मेरे साथ लिखते जा रहे हो और बनाते जा रहे हो, तो यू आर एंगेज्ड कंप्लीटली एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग. सो वी हैव पार्ट 1. पार्ट 1 2 3 है या पार्ट ABC है? ओ भाई लोग, हाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. पार्ट 4A और पार्ट 4B. नाउ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4A, पार्ट 4B. पार्ट 1 applies to ऑल अकाउंटेंट्स, ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट. तो अपन तो बोले, चूंकि अपन इंडिया में बात कर रहे हैं, तो ऑल सीएस. इंटरनेशनल कोड है, लगेगा तो सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे. तो दोनों लिख लेते हैं, है ना. ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो. ओके. पार्ट 2 अप्लाइज टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस. आप जो सर्विस में है उनके लिए. पार्ट 3 किसके लिए है? इट अप्लाइज टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. पार्ट 4A और पार्ट 4B, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स. डेफिनेटली ये लगेंगे किन पर? मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए. मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पर ही लगेंगे. क्यों? बताता हूं. ये लगेगा इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एंड रिव्यू, और ये लगेगा अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू. तो मेरे प्यारे दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है बॉस. ये आपका अपना चार्ट है, मॉड्यूल वाला नहीं है. अप्लाइज टू ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट. इसमें बताते क्या क्या है वो. इसमें बताते हैं कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ते हैं. इसमें यह भी बताया जाता है कि भाई फ्रेमवर्क क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है. तो अगर आप देखो, तो कंसेप्चुअल फंडामेंटल प्रिंसिपल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उन्होंने यहां दे दिया. तो हमने ले लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. बाकी पार्ट 2 के अंदर वो डूज एंड डोंट्स जो अप्लाई होते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस को, उधर वो डूज एंड डोंट्स जो अप्लाई होते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को, उधर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स. वो आपके आगे. हेलो, आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 दिन लगेंगे आपको टीचर के साथ सेट होने में. हम्म.
आप तो पढ़ते रहो, आप टेंशन मत लो। मेरा एक्सपीरियंस और आपका हार्डवर्क बहुत खामोशी से ऑल इंडिया रैंक लगा देगा। टेंशन मत लो, खामोशी से, चिल्ला के नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता हल्ला मचा दे, वो भी अपने आप, खुद हल्ला नहीं मचाना। बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड। इंडियन कोड पे आते हैं। इंडियन कोड में क्या क्या है? इंडियन कोड का कोई डायग्राम ही नहीं है अपने पास, दिया ही नहीं भाई लोगों ने। क्यों नहीं दिया? मर्जी है मॉड्यूल बनाने वाले की, बनाया बनाया, नहीं बनाया नहीं बनाया, कोई दिक्कत है क्या? ये बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ओके, आप मत बनाओ साहब, हमें ही देख लेने दो। तो मेंबर्स के अंदर जाना पड़ेगा, कमिटीज के अंदर जाना पड़ेगा, स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर जाना पड़ेगा, इथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर जाना पड़ेगा, ईएसबी, ईएसबी के अंदर आपको मिलेगा वॉल्यूम नंबर 2। ये है वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 2 में क्या आता है? वॉल्यूम 2 कंसीडर्स ना, वॉल्यूम 2 को जब आप देखने जाओगे तो वो चैप्टर्स में बटा हुआ है। चैप्टर 1 ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ कहता है। चैप्टर 2 कुछ सेक्शंस की बात करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में है। फिर उसके बाद वो फर्स्ट शेड्यूल देते हैं, फिर वो सेकंड शेड्यूल देते हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने अपेंडिक्स दिए हुए हैं बहुत सारे। फिर चैप्टर 3 काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट अलग, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 अलग, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर चैप्टर नंबर 5 में दे दिए, और उसके बाद अपेंडाइसिस दे दी। ये अरेंजमेंट है किसका? हमारे कोड ऑफ एथिक्स का। कौन सी? वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 2 में क्या किया? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पहले बता दिए, उसके बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसके दोनों शेड्यूल डिफाइन कर दिए, है ना। और शेड्यूल डिफाइन करने के बाद, दोनों शेड्यूल डिफाइन करने के बाद काउंसिल जनरल गाइडलाइंस ले आए। काउंसिल गाइडलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट अलग की, फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 की, फिर सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स रिकमेंडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल कर दिए, और उसके बाद ढेर सारे अपेंडाइसिस डाल दिए। सो व्हाट इज आवर वॉल्यूम नंबर, इंडियन कोड वॉल्यूम नंबर 2? अच्छा, ये जरूरी क्यों है वो भी बताता हूं, मैं भी आपको लॉजिकली समझाता हूं कि ये भी क्यों जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए, कि हम इस वॉल्यूम को भी इसका भी ओवरव्यू बनाएं। व्हाई इट इज मस्ट टू हैव सच वॉल्यूम विथ अस? क्यों चाहिए ये वॉल्यूम हमको? लेट्स सी। अगर आप इस वॉल्यूम पर जाएं, दैट इज वॉल्यूम 2, ये आपको हमेशा अपने जब भी मैं कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाऊंगा तो ये आपके कोड ऑफ एथिक्स का जीपीआरएस रहेगा कि हम अभी कर क्या रहे हैं। यहां पर दिया है चैप्टर 1, दैट इज एसेज एंड एस। उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत अलग चीज है। दूसरी बात दिया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को उन्होंने दिया है, सिग्निफिकेंट सेक्शंस को उन्होंने दिया है चैप्टर 2 में।
चैप्टर 2 के अंदर से ही अब निकल के आए हैं, क्योंकि सीए एक्ट के अंदर होता है द फर्स्ट शेड्यूल। एक्ट के अंदर ही शेड्यूल होते हैं बेटा, द सेकेंड शेड्यूल। ध्यान देना मेरी बात को, ये चार्ट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंडियन कोड ऑफ एथिक्स जो है वो क्या है। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सेकेंड शेड्यूल के अंदर भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके अंदर भी पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उधर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो है सीए इन प्रैक्टिस के लिए, पार्ट 2 है सीए इन सर्विस के लिए, पार्ट 3 है सारे मेंबर्स के लिए, पार्ट 4 है सारे मेंबर्स के लिए। इधर पार्ट 1 है सीए इन प्रैक्टिस के लिए, ये है सारे मेंबर्स के लिए, और ये भी है सारे मेंबर्स के लिए। और इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं पार्ट 1 से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस हैं जो चैप्टर, अच्छा एक मिनट, द फर्स्ट शेड्यूल आपको दे दिया है किसमें उन्होंने, चैप्टर 3 में। ये दे दिया आपको चैप्टर 4 में सेकेंड शेड्यूल। उसके बाद पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन है, वो आपको दे दी गई हैं चैप्टर नंबर 5 में। और इधर पार्ट 2 से रिलेटेड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस दे दी गई हैं, वो दे दी गई हैं चैप्टर 6 में। अगर मैं आपको वापस लेके चलूं तो चैप्टर, एक मिनट, चैप्टर के अंदर सॉरी 3 और 4 ये सॉरी 3, 4, 5 ही है एक्चुअली। पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 को आप मान लो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के ही पार्ट। ये चैप्टर 2 का ही पार्ट है, ये भी चैप्टर 2 का पार्ट है। ये आ गया आपका चैप्टर 3, ये आ गया आपका चैप्टर 4। और इसी के अंदर पार्ट 2 के अंदर ही सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं, वो उन्होंने डाल दिए कि खुद से अपने आप को कंट्रोल करो, वो उन्होंने दिए हैं चैप्टर 5 में। सो वी हैव, ये आपका जीपीआरएस है, किसका, कोड ऑफ एथिक्स, इंडियन कोड ऑफ एथिक्स। चैप्टर 1 में तो ऐसे और एस दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सीए एक्ट 1949 में चैप्टर 2 दे दिया, चैप्टर 2 के 2 पार्ट दे दिए, द फर्स्ट शेड्यूल, द सेकेंड शेड्यूल। द फर्स्ट शेड्यूल, द सेकेंड शेड्यूल के अंदर से निकल कर जो चीजें आ रही हैं, ये जैसे एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन है, तो दीज एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस पार्ट 1। These Council General Guidelines 2008 are coming from Part 2. These self-regulatory measures are also coming from Part 2. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस जगह एसोसिएटेड है। अभी तो अपन ने चैप्टर्स के बारे में बात ही करना शुरू नहीं किए कि चैप्टर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कब जाएंगे, पढ़ेंगे।
धीरे धीरे। आज तो अपन ने चालू ही किए ना। अब अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर इंडियन कोड ऑफ एथिक्स, तो इसका वेटेज अपने को 10 मार्क्स का रहेगा और उसका वेटेज अपने को रहेगा 5 मार्क्स का, मेरा जहां तक सोचना है। चलिए, तो अब हमको जाना पड़ेगा पार्ट 1 में। पहले 5 मार्क्स कंप्लीट करेंगे, दैट इज आवर इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। नाउ वी आर एट इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। अगर मैं आपके मॉड्यूल पर आऊं, मेरे मॉड्यूल से पहले आपको वॉल्यूम 1 पे ले चलूं। आपके मॉड्यूल में उन्होंने जो डिस्कस किया हुआ है, पहले उन्होंने डिस्कस किया है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपको मैंने बताया था कि कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो इसका उन्होंने एक समराइज्ड वे में उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। लेकिन इस कोड को पढ़ने के लिए कोई तरीके होते हैं, उन तरीकों को पहले समझा जाए। देखो, ये कोड है, ये बेयर एक्सरी का कोड है। ये कोड के अंदर आपको जब पढ़ना है तो यू हैव टू यूज दीज कोड्स। इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी पैराग्राफ 5 दिया है, इसको मैं आपको समराइज करवाऊंगा, लेकिन पहले आप समझो कि क्या है। कोड के अंदर सेक्शंस दिए हैं। कौन से कोड की बात कर रहा हूं भाई मैं? इंटरनेशनल की डोमेस्टिक? आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड के अंदर सेक्शंस दिए हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक को एड्रेस करते हैं। सेक्शंस के साथ सब सेक्शंस भी हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक्स को अंदर ही अंदर डील करते हैं। हर सेक्शन 3 भागों में बांटा हुआ है। इंट्रोडक्शन, जो बताता है कि भाई हम ये सेक्शन क्यों लेके आए हैं। उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट, कि भाई सेक्शन के अंदर क्या ऑब्लिगेशन है मेंबर की। एंड देन उसका एप्लीकेशन मटेरियल, कि भाई उसको हम कैसे लेके आते हैं। अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी इसी तरीके से होते हैं, तो ये कोड के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट, एंड फिर रिक्वायरमेंट के बारे में और एक्सप्लेनेटरी बात करनी है तो एप्लीकेशन मटेरियल। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। मॉड्यूल में ये पैराग्राफ एज इट इज उठा के दिया हुआ है, ये पूरा मॉड्यूल में दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। दिस इज कंप्लीटली गिवन इन मॉड्यूल। ये यहीं से उठा के हाउ इट द कोड इज स्ट्रक्चर्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4A, 4B, पूरा एज इट इज दिया हुआ है ना। तो आप टेंशन मत लो, ये कोड अपनी जगह है। नाउ कोड के अंदर अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं कि कोड जो बना हुआ है वो ऐसे पार्ट 4 में बना हुआ है। आप जरा देखिए, सेक्शन के अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे। कंप्लाइंग विद कोड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो 100 से 199 सेक्शंस तक है। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए 200 से 299 है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस के लिए 300 टू 399 है। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड में 400 टू 899 है। और दूसरे इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड में 900 टू 990। ये सेक्शन कोड है, जैसे अपने स्टैंडर्ड्स में नहीं होते 100 टू 900 एंड उस टाइप से। ये भी इंटरनेशनल कोड्स हैं। 100 टू 199, 200 टू 299, 300 to 399, 400 to 899 एंड 900 to 999। तो क्यों ना हमने जो बना के रखा हुआ है अपना पार्ट ए, उस पार्ट ए के अंदर जो हमने दे के रखा हुआ है आईफैक्ट कोड, और आईफैक्ट कोड को हमने बांटा था, तो यहीं के यहीं उसकी समरी भी लिख लें कि भाई ये तो आ गया 100 से
199, ये आ गया 200 से 299, ये आ गया 300 से 399, ये आ गया 400 से 899, और ये आ गया 900 से 999। टेंशन क्या है, अपना चार्ट तो कंप्लीट करो, उसके बाद और आगे बढ़ जाएंगे। गॉट इट? आगे बढ़े। चलिए, तो ये है वॉल्यूम 1 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का एक इंट्रोडक्शन की, भाई ये इसमें बटा हुआ है, और उसका ग्लॉसरीज दिए। ग्लॉसरीज मतलब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कैसे करेंगे। अब आप देखिए यहां पर पार्ट 1 के अंदर, कौन से पार्ट 1 के अंदर, 100 टू 199 के अंदर आपको कुल जमा कितनी सेक्शन दी है, 100 कंप्लाइंग विद द कोड, 110 फंडामेंटल प्रिंसिपल, 120 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये भी उठाकर अपने को मॉड्यूल में दिया है। ये जो नया मॉड्यूल आया, ये आया कहां से, यहीं से आया। अब अगर अपन बात करें तो ये बोल रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर पहले पार्ट की बात करते हैं, कंप्लाइंग विद द कोड। क्या बिग बात है, अपना जो बेयर एक्ट होता है उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है और इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। यहां आप देख रहे हो ये लिखा है A1 A2 A3 और इधर लिखा है R। देखो कुछ पैराग्राफ के आगे लिखा क्या है R, कुछ पैराग्राफ के आगे लिखा है क्या A। If you go to this code, you will find R and then A. So what is R and what is A? ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये कोड शुरू होता है ना बेटा, उस कोड के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है कि ये R क्या है और ये A क्या है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि what we mean by this R and what we mean by this A. See, ये उन्होंने दिया है, in some situation code provide specific exception to a requirement। नॉर्मली जितने रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है, कोड में दी हुई है। अगर कुछ सिचुएशन में कोड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू रिक्वायरमेंट, इन सच सिचुएशन द प्रोविजन इज डेजिग्नेटेड विथ आर बट यूजेस मे और कंडीशनल वर्डिंग। अगर कोड कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन देना चाहता है तो उस प्रोविजन को आर लेटर से दिया गया है। आर मींस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं वो आर, और रिक्वायरमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम शेल वर्ड यूज होगा। कई कई जगह में वर्ड यूज हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट जहां पे भी वहां आर जहां लिखा है दैट इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस। उसको आप कभी कभी डिस्क्रिशनरी हो सकती है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आर कोड जो दिया हुआ है आपको दैट इज रिक्वायरमेंट। तो जो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है फिर एक्सप्लेनेशन होते हैं, वैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट होते हैं। तो ये A1 A2 A3 A4 ये सब एक्सप्लेनेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये उसके एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहां से चालू होता है आपका आर। तो आर में क्या लिखा है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द कोड। There might be circumstances where laws and regulations preclude an accountant from complying with certain parts of the code. In such circumstances, those law and regulation will prevail and accountant shall comply with all other parts of the code। सबसे पहली बात उन्होंने बता दी कि इस इंटरनेशनल कोड की अथॉरिटी क्या है। सर इस इंटरनेशनल कोड की अथॉरिटी ये है कि जब तक कोई लॉ और रेगुलेशन कुछ नहीं बोलता तब तक ये कोड एप्लीकेबल
होगा। और जहां लॉ रेगुलेशन आ गया और उसने इस कोड से डिफरेंट बात कर दी, तो फिर उसे माना जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा। यानी इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहली बात जो हमको समझ में आई वो ये रही, इंटरनेशनल कोड की। कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं आपको, जब सेक्शन याद करना होगा तब मैं बता दूंगा। ये अपना इंटरनेशनल चार्ट चल रहा है, इस इंटरनेशनल चार्ट के नीचे अपन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और पहली बात क्या रही, दिस कोड इज मैंडेटरी टू फॉलो अनलेस लॉ और रेगुलेशन exempts a chartered account। लॉ और रेगुलेशन जब तक एग्जम्प्ट ना करें चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तब तक ये कोड उसके ऊपर मैंडेटरी है। बात खत्म हुई। कौन सा? इंटरनेशनल कोड की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड इज एप्लीकेबल माय डियर टू एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटरीली। इसमें डिस्क्रिशनरी वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हुए नजर आते हैं कि पार्ट 1 जो है वो डिस्क्रिशनरी है। ना 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 ना, पार्ट 1 डिस्क्रिशनरी नहीं है, पार्ट 1 भी मैंडेटरी है। यूट्यूब ये बातों पर ना जाए और यूट्यूब ये शिक्षकों पर भी ना जाए। जो मैं आपको कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ओके, हाँ, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्त, इंडियन कोड ऑफ एथिक्स, ये तो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये एक रिक्वायरमेंट थी ना। अगर मैंने कोड ब्रीच किया तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट फिर से आती है, 400 400 900 900, यानी इंडिपेंडेंस वाले। A breach of independent standard. A professional accountant who identifies a breach of any other provision of the code shall evaluate the significance of breach and its impact of accountant's ability to comply with fundamental principles. Accountant shall also take whatever actions might be available as soon as possible to address the consequences of breach and determine whether to whom should he report regarding such breach. Now, बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट आ गया है। सर माई सेल्फ मुरलीधर। हाँ भाई मुरलीधर बोलो, क्या हो गया? ओ थैंक यू। करना क्या है ये बताओ? इन व्हाट्सएप ग्रुप सो मैं कर दूंगा ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। नाउ मैं रोज एक लिंक डालूंगा और टॉपिक भी डालूंगा कि मैं क्या पढ़ा हूं, आप देख लें। नाउ पैराग्राफ रिक्वायरमेंट 480 टू 489 है, 900 टू 900, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड की है। वो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड के ब्रीच के बारे में बताते हैं कि अगर ब्रीच हुआ तो क्या होगा, तो वो तो वही बता देते हैं, वो खुद ही बता देते हैं इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। उनके अलावा, इंडिपेंडेंस के ब्रीच के अलावा, अगर पूरे प्रोविजन में किसी भी अदर प्रोविजन ऑफ कोड में आपने कोई ब्रीच किया है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि उस ब्रीच को सुधारने का क्या तरीका है। व्हाट इज एक्शन माइट बी अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल टू एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ब्रीच। अगर ये ब्रीच हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो वो कोर्स ऑफ एक्शन देखो, और फिर ये भी देखो कि इस ब्रीच का तुमको कहीं रिपोर्टिंग करना है क्या। मतलब तुमसे अगर ब्रीच हो जाए
तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंस में कैसे एड्रेस करना है, एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, एंड सेकेंड यू नीड टू रिपोर्ट दैट ब्रीच। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। आप ऐसा मत लिख देना कि ब्रीच हो गया तो उसको पेनल्टी लग जाएगी, उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। भाई तेरे को पता लगा है कि तेरे से ब्रीच हो गया है, तो तू क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तुझसे अगर ब्रीच हो जाए तो तू क्या करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगली बात जो यहाँ आती है बहुत सिंपल है, सिंपल वर्ड्स में उसको लिख के आगे बढ़ जाते हैं। If there is breach of provisions of code other than independence, the member should address all consequences and shall report to requisite authorities, appropriate authorities. आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। इट्स डैम सिंपल बॉस, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, आप टेंशन ही मत लो। इंटरनेशनल कोड का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों को करते हुए हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मैं आपको मॉड्यूल भी कंप्लाई करवा दूंगा। कल सुबह से जब अपन बैठेंगे तो वी विल कंप्लाई विद द मॉड्यूल फर्स्ट एंड देन कम टू द पॉइंट। गॉट माय पॉइंट। आपको थोड़ी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि अब आप लाइव में आओगे तो यू हैव टू, बट वी हैव टू स्टार्ट बिटवीन 6:30 टू 6:45, 6:30 से 6:45 के बीच में, क्योंकि लिंक एस्टेब्लिश होती है, कभी नेट इशू आ जाता है। आप तो 6:30 बजे तैयार हो जाओ, मैं भी हो जाऊंगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, सब मिलके अपना रोल प्ले करेंगे। ओके, और अगर किसी को किसी दिन डिस्टर्ब हो जाता है तो वो राम भाई से बात कर ले, एंड ही विल गिव यू द लिंक। फाइन, चलिए, तो आज के लिए अपना पहला दिन था, इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें करेंगे कल। फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। थैंक यू।